Hello everyone, myself Parul and I welcome you all to the online platform of Jokta Academy. Dear learners, जैसा कि आपको मालूम है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम HPRC के द्वारा जितने भी टीचिंग एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उनमें पूछे जाने वाले CDP सेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने CBSE स्कूल्स के लिए जो HPRC के द्वारा इंग्लिश टीचर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें पूछे गए CDP सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स टीचर्स का जो एग्जाम CBSE स्कूल्स के लिए HPRC के द्वारा 18 जून को लिया गया, उसमें पूछे गए CDP के क्वेश्चंस को। ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड फोकस्ड ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स टू रीड बाय साउंडिंग आउट लेटर्स एंड कॉम्बिनेशंस, कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम बच्चों को लेटर्स को कंबाइन करके साउंड्स बनाकर उनको बोलना सिखाते हैं। लाइक A, B, C, ये जो लेटर्स हैं इनको कंबाइन करके बच्चा जो साउंड बनेगा उसको बोलना सीखेगा। पहला ऑप्शन है होल लैंग्वेज मेथड, या फिर लुक एंड से मेथड, फोनिक साउंड मेथड, या फिर लैंग्वेज एक्सपीरियंस मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा फोनिक मेथड। छोटे बच्चों को हम फोनिक साउंड सिखाते हैं, जैसे PH मीन्स फ, है ना, कि दो लेटर्स को जोड़ के कौन सा साउंड बनता है। तो ये कौन सा मेथड होता है? ये होता है फोनिक मेथड या फिर फोनिक साउंड मेथड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी phonics method. The phonic method teaches children to read by connecting letters with their sounds and blending those sounds to form words. phonic method में बच्चों को letters को जोड़कर जो उनका साउंड आता है वो बोलना सिखाया जाता है और उस साउंड को जोड़कर फिर वो वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, Which step comes after generating possible solutions in problem solving process? कि जब आप प्रॉब्लम कोई सॉल्व करते हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आपके सामने एक प्रॉब्लम दी जाती है। जब आप उस प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस को जनरेट कर लेते हो, लाइक आपको ये पता चल जाता है कि इस प्रॉब्लम को इन इन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पहली ऑप्शन है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, या गैदरिंग मोर डाटा, शेयरिंग द फाइंडिंग्स, या फिर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो जब हमें सारे मेथड्स पता लग गए जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, देन वी विल सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। हम उन सारे सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसे सिलेक्ट कर देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू पियाजे which stage is characterized by the development of logical thought about the concrete objects? कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के प्रति लॉजिकल थॉट्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है? तो अगर आपने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन 4 स्टेजेस में से कौन सी वो स्टेज है जिसमें बच्चा लॉजिकल थॉट्स डेवलप करना स्टार्ट कर देता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के प्रति? तो ये नाम से भी क्लियर है कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के प्रति कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थॉट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये स्टेज कब तक होती है? ये स्टेज होती है 7 से 11 साल के बच्चों के बीच में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहां पर बच्चा कॉन्क्रीट सिचुएशंस को अच्छे से सॉल्व कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is considered the main proponent of non-directive counseling? अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग को हमने 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इलेक्टिव काउंसलिंग। जिसमें डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसलर होता है, एज्यूम कीजिए मैं आपको काउंसलिंग दे रही हूं, तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में मैं एक्टिव रहूंगी, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी। इट इज काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, ठीक है, दैट इज काउंसलर सेंटर्ड। और जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है दैट इज काउंसली सेंटर्ड। उसमें लाइक मैं आपको काउंसलिंग दे रही हूं तो आप एक्टिव होंगे, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद जनरेट करोगे, मैं बस आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगी, बट जो मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो खुद आप जनरेट करोगे। तो ये जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है इसके मेन प्रोपोनेंट कौन होते हैं?
एल्बर्ट इल्गिस या कार्ल रॉजर्स, बी.एफ. स्किनर या फिर सिगमंड फ्रॉइड। सो द मेन प्रोपोनेंट ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स ने ये जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है या फिर काउंसली सेंटर्ड काउंसलिंग होती है, इसके बारे में डिटेल में कहा है। कार्ल रॉजर्स इज मेन प्रोपोनेंट ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। और ये जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, ये काउंसली सेंटर्ड या फिर क्लाइंट सेंटर्ड होती है। जिस क्लाइंट को काउंसलिंग दी जाती है वो उस टाइम पे एक्टिव रोल प्ले करता है। और इन दोनों का मिक्सचर जो होगा, क्लाइंट सेंटर्ड और काउंसलर सेंटर्ड या फिर डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के ब्लेंड से जो काउंसलिंग बनती है, दैट इज इलेक्टिव काउंसलिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मेजरमेंट इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में मेजरमेंट से हम क्या समझते हैं, वो इनमें से कौन सा बेस्ट तरीके से डिफाइन करता है। क्रिएटिंग न्यू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर टीचर्स, इंटरप्रेटिंग स्टूडेंट एटीट्यूड एंड क्लासरूम बिहेवियर, असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, या फिर प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल फीडबैक टू क्लासरूम टीचर्स। तो अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो मेजरमेंट जनरली जो न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करना, किसी की परफॉर्मेंस के लिए आप क्या करोगे, उसको नंबर्स दे दोगे, उसे क्या कहा जाता है, मेजरमेंट कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। और अगर बात की जाए मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट मींस असाइनिंग न्यूमेरिकल स्कोर्स टू लर्नर्स परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड रूल्स। जहां पर सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हो, उसे मेजरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which satellite is best known for delivering classroom lessons to students in rural regions? कि इनमें से कौन सी सैटेलाइट रूरल रीजन्स में क्लासरूम लेसन्स को डिलीवर करने के लिए बेस्ट नोन है। पहली ऑप्शन है एड्यूसेट या फिर कार्टोसेट 2, इनसेट 3A या फिर जीसेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एड्यूसेट। एड्यूसेट से आपसे लगभग हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जो एड्यूसेट है ये एक हिसाब से एक एजुकेशनल सैटेलाइट है और ये भारत की पहली एजुकेशनल सैटेलाइट है। लाइक पहली सैटेलाइट दैट इज डेडिकेटेड टू एजुकेशन इज एड्यूसेट। और अगर बात की जाए इसकी लॉन्च डेट की, तो दैट वाज ईयर 2004 सितंबर 20 सितंबर 2004 को इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और इसका मेन पर्पस क्या था, जो रूरल एरियाज होते हैं या फिर जो रिमोट एरियाज होते हैं, उन एरियाज में डिस्टेंस एजुकेशन को प्रोवाइड करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एड्यूसेट। एड्यूसेट भारत की पहली डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट थी जो साल 2004 20 सितंबर को लॉन्च की गई थी। एंड इट्स मेन पर्पस इज टू डिलीवर एजुकेशन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच evaluation method is primarily used during the learning process to monitor students progress? कि इनमें से कौन सा evaluation method होता है जिसे हम during the learning, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी दौरान यूज करते हैं उनकी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज समेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन या फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं उसे कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी आपसे लगभग हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। लाइक आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उस दौरान हर एक चैप्टर के बाद आप बच्चों का टेस्ट लोगे ये जानने के लिए कि बच्चे कहाँ पर लैग कर रहे हैं, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो ड्यूरिंग द लर्निंग जो बच्चों के पेपर लिए जाते हैं दैट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और यही चीज जब पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद की जाती है अपनी लर्निंग प्रोसेस को इवेल्युएट करने के लिए, फाइनल आउटकम जानने के लिए, उसे कहा जाता है समेटिव इवेल्युएशन। So the correct option will be formative evaluation. It is conducted during the teaching. पढ़ाते दौरान, जिस टाइम पे आप टीच कर रहे हो उस दौरान ये बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, ये मॉनिटर करने के लिए कि लर्निंग किस हिसाब से हो रही है और कैसे आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which teaching strategy involves students discovering concepts through guided activities? कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी में बच्चे खुद से डिस्कवर करते हैं कॉन्सेप्ट्स को? बच्चा खुद से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर करेगा गाइडेड एक्टिविटीज के द्वारा। पहली ऑप्शन है लेक्चर मेथड, इंक्वायरी बेस्ड मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो लेक्चर मेथड की अगर बात की जाए तो इट मीन्स मैं आगे खड़े होकर सिंपली लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और बच्चे पैसिव होकर मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वहां पर बच्चे खुद से डिस्कवर कैसे करेंगे? ये ऑप्शन तो गलत है। डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक में क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है कि जो टीचर है या जो इंसान आगे खड़ा है वो चीजों को परफॉर्म कर रहा है और बच्चे सिर्फ उसे देख रहे हैं, तो वहां पर भी बच्चे खुद से डिस्कवर नहीं कर रहे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर सेंटर्ड मेथड होता है जिसमें टीचर डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करता है, तो यहां पर भी डिस्कवरी को प्रमोट नहीं किया जाता। द करेक्ट ऑप्शन विल बी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी करके बच्चे जब चीजों को सीखते हैं या डिस्कवर करते हैं, वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। और इस इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में बच्चों में इन्वेस्टिगेशन या फिर डिस्कवरीज को प्रमोट किया जाता है कि वो खुद से इन्वेस्टिगेट करे या खुद से इंक्वायरी करे या खुद से चीजों की या कॉन्सेप्ट्स की डिस्कवरी करे, और उस टाइम पे उनको थोड़ी गाइडेड इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती है कि आपने इस हिसाब से एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 या फिर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टीचर सेंटर्ड अप्रोच? इनमें से कौन सी बेस्ट तरीके से टीचर सेंटर्ड अप्रोच को डिस्क्राइब करती है? स्टूडेंट डिजाइन देयर ओन करिकुलम। तो अगर बच्चे खुद से अपना करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, इट मीन्स ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। लर्निंग अक्कर थ्रू ग्रुप डिस्कशंस, यहां पर भी बच्चे एक्टिव हैं। टीचर डायरेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, जहां पर टीचर डायरेक्ट कर रहा है, टीचर सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, वो होगी टीचर सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट्स गाइड देयर ओन लर्निंग, नो, इट इज ऑल्सो स्टूडेंट सेंटर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, द टीचर गाइड्स द लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विथ लो सेल्फ एस्टीम विच टाइप ऑफ गाइडेंस शुड दे सीक? कि अगर एक बच्चे में लो सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, कम आत्मसम्मान है, तो उस कंडीशन में बच्चे को कौन सी गाइडेंस दी जाएगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिक्रिएशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस या फिर ग्रुप गाइडेंस? सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पर्सनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस बच्चे को वोकेशन सिलेक्ट करने के लिए दी जाएगी। रिक्रिएशनल गाइडेंस बच्चों को यह बताने के लिए दी जाती है कि जो उनका फ्री टाइम होता है, लेजर टाइम होता है, उस टाइम पर वो कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, कौन सी एक्टिविटीज करना सही रहता है। सो रिक्रिएशनल गाइडेंस भी इसका ऑप्शन नहीं होगा और ग्रुप गाइडेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस जो होती है वो बच्चों को उनके इमोशनल, सोशल और सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दी जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पर्सनल गाइडेंस। सो ये थे 10 क्वेश्चंस जो फिजिक्स टीचर का एग्जाम सीबीएसई स्कूल्स के लिए करवाया गया था, उसमें पूछे गए थे। सो इसी टाइप की और क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस हम आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनकी अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।